नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। कल से घटनाक्रम जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ा और तेजी से आगे बढ़ा आईपैक कंपनी, जो कि इस वक्त टीएमसी की मीडिया सेल है, उसके हेड प्रतीक जैन के ठिकाने यानी कि उसके घर पर भी और उसके आईपैक के ऑफिस के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है। और रेड पड़ने के बाद में पहले पहुंचते हैं पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और उसके बाद में दौड़ी दौड़ी पहुंचती है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी वहां से कुछ फाइलें हटाकर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हटाकर जो है वो चली जाती है। और फिर उसके बाद में घटनाक्रम तेजी से बदलता है। और घटनाक्रम जो तेजी से बदलता है उसमें ईडी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अमित शाह को तो आपको पता ही होगा किस तरीके से अभी जो है वो एक कोल्ड वॉर चल रहा है ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच में। और फिर उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला। आज टीएमसी के 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया गया, महुआ मोइत्रा से लेकर और भी लोग जो है वो इसमें शामिल थे। क्यों थे? क्योंकि गृह मंत्री के घर के बाहर वो धरना देने का प्रयास कर रहे थे और उसमें पुलिस ने उनको डिटेन किया। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अगर हम बात करें तो चूंकि पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो इस पूरी रेड के पीछे जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है उसमें एक है कि ये रेड जो है वो कहीं राजनीतिक दबाव बनाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए है, या फिर इसका दूसरा पहलू है कि क्या ममता बनर्जी ने जो किया क्या वो सही किया। तो इन दोनों के ऊपर चर्चा करें, पहले हम समझते हैं कि मामला क्या है। तो मामला क्या है, सबसे पहले आईपैक की हम बात करते हैं। आईपीएक का गठन होता है 2013 में, और जब 2013-14 में इसको बनाया जाता है तो इसके हेड होते हैं, फाउंडर होते हैं प्रशांत किशोर, और बैक एंड में देखते हैं प्रतीक जैन। उसके बाद में यह कंपनी काम करती है नरेंद्र मोदी के साथ, गुजरात चुनाव हो या फिर केंद्र सरकार के चुनाव हो। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इनका रुतबा बढ़ जाता है और उसके बाद में यह कंपनी दूसरी पार्टियों के लिए भी काम करती है, चाहे फिर वो जेडीयू हो या फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी हो, और फिर उसके बाद में टीएमसी। तो टीएमसी में या हम कहें कि 2021 के चुनाव आते आते प्रशांत किशोर, क्योंकि उनको राजनीति में जाना था इसलिए वो पीछे हट जाते हैं और आईपैक कंपनी की जो कमान है वो हाथ में चली जाती है प्रतीक जैन के। और प्रतीक जैन, क्योंकि 2021 में टीएमसी की जीत होती है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में सबको यह लग रहा था कि इस बार शायद टीएमसी चुनाव हार जाएगी, लेकिन टीएमसी को जीत हासिल होती है। और जीत हासिल होने से प्रतीक जैन का जो कद है वो टीएमसी में और ममता बनर्जी के साथ वो बढ़ जाता है। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव 2024 भी लड़ा जाता है और अब जो है वो ये एक रेड पड़ती है। तो ये है आईपैक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईपैक जो है वो है क्या। तो एक कंपनी जो आज टीएमसी की आईटी सेल है। अब हम इसके दूसरे पहलू जिसमें रेड पड़ी है, तो आईटी की जो रेड पड़ी है, ये मामला जो है वो सालों से चल रहा है। और सालों से चल रहा है तो ये मामला क्या है पहले हम उसको समझते हैं और फिर उसके बाद में हम इसका प्रतीक जैन के साथ कनेक्शन क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रतीक जैन वो तो आईपैक कंपनी चलाते हैं, तो फिर प्रतीक जैन के घर और उसके ऑफिस पर छापा क्यों? तो मामला जो है वो है आसनसोल की एक कोल्ड माइंस, और कोल्ड माइन का जो नाम है वो नाम है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इस ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एक तरीके से खनन माफिया की तरह काम किया गया और उसमें करोड़ों का व्यवसाय किया गया। और जब करोड़ों का व्यवसाय किया गया तो इसमें 27 नवंबर 2020 में सीबीआई एक एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद जांच आगे बढ़ती है। तो अब जांच का केंद्र प्रतीक जैन नहीं है। इस वक्त जो है वो बड़े कद के बहुत सारे लोग, लगभग 40 के आसपास ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जेल में बंद है। अब आपको लगेगा कि वो लोग कौन हो सकते हैं, तो इसमें इस कोलफील्ड जो लिमिटेड है ईस्टर्न कोलफील्ड, उसका डायरेक्टर सुनील कुमार। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी जो है वो ऐसी जगहों पर निगरानी रखती है, तो वो है इस वक्त सीआईएसएफ।
तो सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड तक, और फिर उसके बाद में आता है टीएमसी के कई नेता। आपको पता होगा जब इंक्वायरी की पूछताछ की बात आती है तो लॉ मिनिस्टर टीएमसी के, उनके जो है वो पूछताछ हो चुकी है, अभिषेक बनर्जी की पत्नी के साथ भी पूछताछ हो चुकी है, और फिर इसके बाद में सीनियर आईपीएस ग्यावेन, उनके साथ भी जो है वो पूछताछ हो चुकी है, और उनके जब रेड पड़ी तो आपको पता ही होगा कि करोड़ों के सोना और जो है वो नकदी मिली थी। तो उसके बाद में जब इसमें हवाला को टटोलने का प्रयास किया गया कि जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको कहां इस्तेमाल किया गया, तो उसका लिंक मिलता है कि टीएमसी के नेता जो है उसका इस्तेमाल गोवा के चुनावों में कर रहे थे। और ऐसे में टीएमसी की आईटी सेल जो है वो प्रतीक कुमार जैन, यानी कि हम कह सकते हैं कि आईपैक का उसमें क्या है रोल, वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी को लेकर प्रतीक कुमार जैन के घर पर भी और उसके दफ्तर पर भी ये एक रेड डाली गई थी। और ऐसा नहीं है कि पश्चिमी बंगाल के बाहर भी ऐसा हुआ था। तो रेड किस तरीके से डाली गई वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं इसका दूसरा पहलू, जो अब आता है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी और ईडी, क्योंकि ईडी के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज की गई है कलकत्ता में टीएमसी की तरफ से। अब टीएमसी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है, तो अब सवाल यह उठता है कि मजबूत कौन और कमजोर कड़ी कौन। तो इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी जो है वो कमजोर कड़ी साबित होती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी की कोई रेड होती है तो उसमें चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और कोई एविडेंस वहां से कलेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा किया। अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, और फिर हम आते हैं अरविंद केजरीवाल। किस तरीके से जो है वो एक नई शराब नीति जो बनाई गई थी 2020 में, आपको पता ही होगा जो मामला खुला था, और उसके बाद में उसको कैसे बदल दिया गया था, और उसके बाद में एक पूरा जो है वो शराब घोटाला सामने आया। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल उसमें जेल में जा चुके हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या ईडी की इस कार्रवाई से, या ईडी को इस तरीके से, ईडी की रेड के बीच में मुख्यमंत्री का जाना और वहां से कुछ फाइलें हटाना, तो क्या केंद्र सरकार और ईडी जो है वो इस तरीके का कोई केस या इस तरीके की कार्रवाई जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ करेगी, जो साफ तौर से ममता बनर्जी की कमजोर कड़ी है। लेकिन इससे अलग दूसरा सवाल, इस वक्त अगर टीएमसी की भूमिका में देखें तो चुनाव सामने है, चुनावी में हम बाद में आते हैं, लेकिन टीएमसी और भ्रष्टाचार को हम एक बार देखते हैं। तो टीएमसी के कई नेता जो है वो जेल जा चुके हैं, जिनमें कुछ तो मंत्री भी है। और इस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल के बाद में अगर किसी दूसरी पार्टी का अगर नाम लिया जाए तो वो है टीएमसी, जिसके ज्यादातर नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस है। पार्थ चटर्जी आप याद करिए, शिक्षक घोटाला जिसमें कोर्ट का क्या ऑर्डर आया था वो भी आप सबको पता है कि कितने समय के बाद में शिक्षकों को यह कहा गया कि वो जो मूल रकम जो उनको सैलरी में मिली है वो जमा करवाएं, और उसको निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा आप याद करिए शारदा घोटाला। शारदा घोटाले में जिस तरीके से टीएमसी के कुछ नेता जो कि सीधे तौर पर उस कंपनी में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद में जब जांच आगे बढ़ी उस घोटाले की, तो वहां के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, उनको जांच दी गई, उन्होंने जांच की, और जांच करने के बाद में वो भी उस घोटाले में शामिल हो गए। तो उसके बाद उनके घर पे एक रेड पड़ी थी जिसमें उनकी डायरी हासिल की गई थी, जिसमें सारा कुछ लेखा जोखा लिखा हुआ था, और उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि यह पहला मामला है, इससे पहले भी। और जहां टीएमसी की आप देखिए, जब सांसद की हम बात करते हैं तो महुआ मोइत्रा, क्योंकि टीएमसी का ऐसा नहीं है, एक तरीके से टीएमसी के अगर देखें तो एक के बाद एक बहुत सारे नेता जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। महुआ मोइत्रा में दर्शन हीरानंदानी ने खुद जो है वो जो एथिक्स कमेटी थी लोकसभा की, उसके सामने पेश होकर एफिडेविट देकर यह स्वीकार किया कि हां, वो महुआ मोइत्रा की आईडी और लॉगिन जो पासवर्ड थे उससे संसद की जो लोकसभा की आईडी थी उसको वो चला रहे थे, उस पर सवाल डाल रहे थे, और बदले में महुआ मोइत्रा को वो बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। तो ये मामला जो है वो सामने आ ही चुका था।
तो ऐसा नहीं है अकेले अभिषेक बनर्जी का नाम है, पार्थ चटर्जी आप देख लीजिए, महुआ मोइत्रा, इससे पहले राजीव कुमार। और अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि पुलिस के जो हेड है प्रशासन के, लॉ एंड ऑर्डर के, वो मनोज वर्मा ईडी की रेड में पहुंच जाते हैं दौड़े दौड़े। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिति जो है वो पश्चिमी बंगाल में किस तरीके से गंभीर है। अब इसके हम दूसरे अगर हम देखें तो इस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि चुनावी राजनीति का एक बड़ा आरोप है, तो ऐसी स्थिति में हम इसकी भी बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी जिस हड़बड़ाहट में है, और हड़बड़ाहट यह है, एक हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी को छोड़कर जाना और फिर बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को उद्घाटन करना, और उसमें जिस तरीके से भीड़ आई, तो यह साफ संकेत है कि कुछ सीटों के ऊपर टीएमसी को हुमायूं कबीर जबरदस्त तरीके से डेंट पहुंचा सकते हैं। दूसरा आता है एसआईआर। एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जितने यत्न करने थे वो सारे यत्न किए, और हर बार कोर्ट पहुंची और कोर्ट पे जो है वो टीएमसी को मुंह की खानी पड़ी। फिर चाहे वो एसआईआर को डिले कराने का हो, नहीं कराने का हो, या फिर जो है वो बीएलओ की मौत का मामला तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की एक भी नहीं सुनी। अब हम आते हैं, जब वोट कटने की बात आती है डिलीशन की, तो वोट डिलीशन तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन दो चीजें बड़ी जो है वो प्रमुखता से देखी गई। एक, एसआईआर की प्रक्रिया से जिस तरीके से बांग्लादेशी लोगों में डर बैठा कि उनको डिटेन कर लिया जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा, इससे वो अपने आप ही जो है वो बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश जाने की फिराक में लग गए। तो बॉर्डर पे भीड़ देखी गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो 3 बार वोट डाल चुके हैं, कईयों के आधार कार्ड, यहां तक कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। तो उनका मकसद ये था कि वो इस वक्त बांग्लादेश जाएंगे, जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद वो भारत में वापस घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे। तो इससे उनकी जो योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं उसमें कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, जो एसआईआर के जो फॉर्म 2022-23 की जो प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद से जो वापस लौट कर आए, उसमें एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी देखी गई। और वो गड़बड़ी ये थी कि किसी की जो है वो पिता की जो उम्र है वो लगभग, पिता और पुत्र की उम्र के बीच में 15 साल से ज्यादा का गैप नहीं आना, और कई लाख हम कह सकते हैं कि ऐसे फॉर्म आए जिनमें दादा की उम्र 40 साल, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम अगर 15 साल की उम्र में भी बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके बच्चे की उम्र 25 साल, तो फिर 18 साल का क्या 7 साल के पिता के जो है वो बच्चे पैदा हो सकते हैं जो वोट डालने का अधिकार रखते हो। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से उनके वोटर कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके जो है वो राशन कार्ड बनाए गए। और अब इसकी जो है वो जांच में जुटा हुआ है चुनाव आयोग। और डोमिसाइल आपको पता ही होगा, वो एक अलग है कि उसको मानने से इनकार कर दिया गया है, उसकी जांच होगी। तो ममता बनर्जी इस वक्त चारों तरफ से गिरती हुई दिखाई दे रही है, अलग अलग मोर्चों के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति से। तो इसमें ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये चुनावी रणनीति के तहत जो है वो ईडी की रेड डाली जा रही है, तो आप सोचकर देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती क्यों करेगी। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि गलती करेगी, तो इससे पहले झारखंड में हेमंत सोरेन, उनको जो है वो जेल हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया कि उनके खिलाफ जो है वो पर्याप्त साक्ष्य और सबूत नहीं है, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। और उसके बाद झारखंड में खेल ही पलट गया। तो ईडी, या हम कहें कि केंद्र सरकार का अगर इसमें, क्योंकि एक पहलू तो ये होता है, क्योंकि एक आरोप लगता है कि ईडी और सीबीआई तोता है, तो ये तो तय है कि ईडी और सीबीआई जो है वो सरकार के हिसाब से चलती है। इससे पहले भी चलती थी, अब भी चलती है। पहले ज्यादा खुल जो है वो सरकार के हिसाब से, तो अभी जो है वो कम चलती होगी, ये हम कह सकते हैं। तो इस पे नहीं जाकर हम इसको राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति में जब चुनाव सामने हो और ममता बनर्जी को सिंपैथी गेन हो। और दूसरे पहलू में अगर हम इसके विपक्ष में जाएं, तो फिर यहां पर जो है वो तमाम तरीके की मीडिया में इसके जो है वो विश्लेषण लगातार चल रहे हैं। तो मामला अभी का नहीं है, मामला है 27 नवंबर 2020 का। और उसके बाद में हवाला के जरिए जो पैसा चुनावों के लिए यूज किया गया, क्योंकि आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस में वहां पर भी यही था कि गोवा के चुनाव जीतने के लिए
आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का इस्तेमाल किया। तो यहां पर भी वही स्थिति साफ तौर से दिखाई दे रही है। तो भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का एक भ्रष्टाचार का मामला है। अब इसकी जांच जो है वो कहां तक जाती है और केंद्र सरकार कहां तक जो है वो इसमें आमने सामने दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर हम ये भी कह सकते हैं और मुझे लगता है कि चकना भी नहीं चाहिए। आप याद करिए शाहजहां शेख संदेश खाली, ईडी की टीम के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, उनको पीटा गया अधिकारियों का, और उसके बावजूद जो है वो केंद्र सरकार और ईडी की टीम बेबस नजर आई। आज तक जो है वो ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। भले ही जो है वो शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो अगर आप देखोगे तो हिंसा के आसपास ही घूमती हुई नजर आती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।